हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एबीपी रिपोर्टर में। और आज बात विदेश में हुई उस मुलाकात की जिसको लेकर देश में बवाल मच गया है। ये मुलाकात अब नेता आमिर खान ने भारत के विरोधी माने जाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से की है। जी हां, और सवाल उठ रहे हैं कि सहिष्णुता की बात करने वाले आमिर खान को तुर्की का कट्टरवाद क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों उन्हें नजर नहीं आया भारत के लिए तुर्की हानिकारक है। सबसे पहले आप ये पूरा विवाद देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हैं वो तस्वीरें जो विवाद के केंद्र में हैं। नीली चेक शर्ट पहने अभिनेता आमिर खान हैं और तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमिन एर्दोगान। ये दूसरी तस्वीर जिसमें एमिन आमिर खान को कुछ दिखा रही हैं और ये तीसरी तस्वीर जिसमें आमिर और एमिन बैठे हुए हैं। एमिन एर्दोगान ने मुलाकात के बाद इन तस्वीरों को शेयर किया जिस पर बवाल मच गया। नाराजगी इस बात से है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान कट्टर इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं और तुर्की भारत से दुश्मनी की तरफ। वीएचपी ने आमिर की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। उसने हमारे भारत के अंदरूनी मामलों में जिस तरह से हस्तक्षेप करने का दुस्साहस किया है और जिस तरह से उस टर्की ने इंटरनेशनल फ्रंट पर भी भारत के साथ में जो बर्ताव किया है, वो किसको नहीं पता। जिस व्यक्ति को अपने दर्शकों की चिंता नहीं, जिस व्यक्ति को अपने समाज की, अपने देश की चिंता नहीं, और वो जाकर के देश विरोधी व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हो, तो गुस्सा तो आएगा भाई। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म जगत में कंगना रनौत की टीम ने आमिर खान की इस मुलाकात पर सीधा हमला किया है और आमिर को कट्टरपंथी करार दिया है। ट्वीट किया गया, हिंदू जमा मुस्लिम बराबर मुस्लिम, ये तो कट्टरपंथी है। एक शादी का नतीजा सिर्फ जीन्स और संस्कृति का मिलन नहीं होता बल्कि धर्मों का भी होता है। बच्चों को अल्लाह की इबादत भी सिखाएं और श्री कृष्ण की भक्ति भी, यही धर्मनिरपेक्षता है ना आमिर खान। इसके साथ ही कंगना ने आमिर का एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया है जिसमें आमिर अपने बच्चों को इस्लाम का पालन करने के लिए कहते हैं। सोशल मीडिया पर आमिर से सवाल पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन भारत का विरोध करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात क्यों। सवाल ये भी पूछा जा रहा है, जब मुंबई में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए थे तब बॉलीवुड के कई सितारे उनसे आकर मिले थे, लेकिन इसमें आमिर खान का नाम शामिल नहीं था। अब भारत के दुश्मन तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने का क्या मतलब। आमिर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों आमिर को भारत में डर लगता है और तुर्की में मन लगता है। फिल्म के प्रमोशन के लिए देश हित को दांव पर क्यों लगाए। दरअसल आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए तुर्की में है। इस फिल्म के बड़े हिस्से को तुर्की में शूट किया जाएगा। आमिर ने इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है, पर सोशल मीडिया में उनकी आने वाली फिल्म के बहिष्कार की चर्चाएं चलनी शुरू हो गयी। तो चलिए हमारे साथ इसी खबर पर तमाम सहयोगी हमारे जुड़ने जा रहे हैं। मुंबई से रवि जैन हमारे साथ होंगे, दिल्ली से प्रणय उपाध्याय और नीरज पांडे इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकिशोर बिल्कुल, और सीधे हम चलते हैं हमारे विदेश मामले देखने वाले सहयोगी प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, कुल मिला के आमिर खान का टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलना इतना बड़ा मुद्दा हो गया, मतलब हमारी देश की संप्रभुता पर संकट खड़ा हो गया। सहिष्णुता बनाम असहिष्णुता की बहस चल पड़ती है। भारत सरकार का क्या रुख है? देखिए, भारत सरकार की तरफ से अगर यूं देखा जाए, दिल्ली में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंकारा में यानी टर्की के अंदर भारत के राजदूत संजय पांडा का ट्वीट अगर आप देखें तो उन्होंने इस चीज की तारीफ की है, इसे वेलकम किया है। उन्होंने आमिर खान को भारत का एक सांस्कृतिक राजदूत बताते हुए कहा है कि मीनिंगफुल यानी सकारात्मक और जो है मीनिंगफुल फिल्में बनाने वाले आमिर खान की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है और जो टर्की की फर्स्ट लेडी है उनसे इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते जो हैं उसके लिए एक अच्छा संकेत है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार की तरफ से भारत के राजदूत ने तो इस चीज का स्वागत किया है। भारत में जिस तरीके से सोशल मीडिया में या कुछ लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये उनकी राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, लेकिन आमिर खान की तरफ से अभी तक इस मामले में राजकिशोर कोई जवाब नहीं आया है, न उन्होंने इस चीज पे कोई स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन एट बेस्ट ये दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की मुलाकात है। इस मुलाकात के अंदर ऐसी कोई भारत विरोधी गतिविधि नहीं हुई है और न ही ऐसी कोई चीज हुई है जो भारत और टर्की के कूटनीतिक संबंध या जो राजनयिक संबंध है उन्हें खत्म करने वाली हो। भारत और टर्की के राजनयिक संबंध हैं, भारत का दूतावास वहां है, भारत का कॉन्सुलेट वहां है, टर्की का कॉन्सुलेट भारत में है, टर्की का दूतावास भारत में है और दोनों देशों के बीच में करीब $8 अरब से ज्यादा का ट्रेड है। दोनों देशों का एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट है। कुछ मुद्दों को लेकर शोभना विरोध हो सकता है, कुछ मुद्दों को लेकर राजनीतिक, कूटनीतिक, राजनयिक मतभेद हो सकते हैं, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, जिस तरीके से एर्दोगान ने सितंबर 2019 के अंदर
कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर मामले को उठाया था, जी। उसको लेकर भारत सरकार का स्वाभाविक रूप से उसकी नाराजगी हो सकती है उस मामले को लेकर। लेकिन भारत और टर्की के बीच में रिश्ते भी हैं, आवाजाही भी है, और इसीलिए अगर आमिर खान वहां जाके मुलाकात करते हैं तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप बने रहिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नीरज पांडे भी हमारे साथ मौजूद है और रवि जैन भी आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे कि आमिर खान जब तुर्की की फर्स्ट लेडी से मिलते हैं, असहिष्णुता की बात करने वाले आमिर खान जिनको भारत में डर लगता है, वो भारत विरोधी देश की फर्स्ट लेडी से मिलते हैं तो विवाद खड़ा हो गया। नीरज पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणय हमारे साथ मौजूद हैं और रवि जैन मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज पांडे, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। आमिर खान को भारत में डर लगता है, वो हमेशा ऐसा कहते रहे हैं। उसके बाद एक ऐसे देश की फर्स्ट लेडी से मिलते हैं जो हमेशा भारत विरोधी बातें करता है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि ना वो सांसद हैं, ना वो विधायक हैं, वो हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इतना विवाद क्यों? जी बिल्कुल सोना, आपको बता दूं कि जब 370 धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद से लगातार टर्की को आप देखें तो उसने भारत विरोधी रुख अख्तियार किया। धार्मिक आधार पर उसमें लगातार भारत की मुखालफत की। यूएन में भी, जैसा प्रणय ने भी बताया, यूएन में भी भारत के खिलाफ कई मुद्दे पे टर्की ने अपनी बात रखी और इसे ठीक नहीं बताया इस्लामिक, क्योंकि ये टर्की ऐसा देश है जो इस्लामिक मामलों को लेकर लगातार मुखर रहा है और कहीं न कहीं कश्मीर मुद्दे पर वो भारत का विरोध करता रहा। आमिर खान जो अब ना तो सांसद हैं, ना ही किसी अहम पद पर हैं, चूंकि एक एक्टर हैं, और वहां पे जाना और उनसे मिलना ये एक स्वाभाविक घटना हो सकती है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और दूसरे लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना साफ है कि ऐसा देश जो कि हमारी मुखालफत कर रहा है, हमारे देश की मुखालफत कर रहा है, और आपकी पत्नी जब भारत में असहिष्णुता की बात करते हैं और ऐसे में आप टर्की के प्रधानमंत्री की पत्नी से मिलते हैं, तो कहीं न कहीं वो देश की लोगों की भावनाओं के साथ खेलना हुआ। तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं एक सामाजिक स्तर पर आप देखें तो विरोध। लेकिन राजकिशोर, इसमें सवाल ये भी तो खड़ा होता है, आमिर खान है कौन? एक कलाकार अगर जाता है और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से मिलता है तो ये उनका अपना पर्सनल मैटर हो सकता है। बिल्कुल शोभना, रवि जैन की तरफ रुख करता हूं इस पर बस एक छोटी सी टिप्पणी करके, क्योंकि हर बार जब भी कोई फिल्म आमिर खान की आने वाली होती है तो उसके सबसे बड़े प्रचारक, ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए प्रचारक विश्व हिंदू परिषद में गए हैं, वो उसके सबसे बड़े प्रचारक हो जाते हैं। रवि जैन, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? कभी कोई फना फिल्म आती है, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, उस समय वो एक विवाद पैदा कर देते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी को डर लगता है, तब ये सब लोग चालू हो जाते हैं। कुल मिला के कोई कुछ भी करे, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, उनकी फिल्म को जरूर फायदा हो जाता है। इसलिए कुल मिला के विश्व हिंदू परिषद जो कर रहा है, तो बोलते हैं ना कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, तो कुल मिला के बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, उनका काम हो रहा है। राजकिशोर, अगर मैं आमिर खान की बात करूं तो आमिर खान एक ऐसे शख्स हैं जो पब्लिसिटी के लिए कभी भी कुछ नहीं करते हैं, जो अपनी फिल्म को फायदा पहुंचाने के लिए कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहते हैं। आमिर खान से 3 तरह के विवाद, सबसे बड़े विवाद जो गैर निजी विवाद रहे हैं आमिर खान की जिंदगी में, वो 3 तरह के विवाद हुए हैं। जब 2005 में उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का समर्थन किया था और विस्थापितों के समर्थन में उतर के आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों को सही तरह से विस्थापित किया जाए। उस वक्त आमिर खान का बहुत विरोध हुआ था और आमिर खान की जो फिल्म है फना, जो 2006 में रिलीज हुई थी, उसे गुजरात में बैन कर दिया गया था और पूरे गुजरात में फिल्म फना रिलीज नहीं हो पाई थी, जबकि बाकी देश के लोगों ने की आवाज शोभना फिलहाल कट के आ रही है रवि, और कुल मिला के हम जाएंगे उनके पास। लेकिन एक बात तो जरूर है, जैसे ही फिल्म रिलीज हुई आमिर खान भी फना हो गए, मुद्दा भी उनका फना हो जाता है, ये तो होता ही रहा है शोभना। तो फिलहाल आमिर खान के तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने के बाद अब सियासत बहुत तेज हो चुकी है। बिल्कुल राजकिशोर, और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आमिर खान के साथ साथ बाकी दोनों खान, शाहरुख खान और सलमान खान को भी जोड़ दिया है और इनकी असलियत सामने आ गई है, ऐसा कहना है। सुनिए उनका। अपनी पीके फिल्म जिसमें उन्होंने हिंदू देवताओं की बड़ी बुरी तरह से प्रदर्शित किया था, उसमें उन्होंने पहले तो दुबई में उसकी शूटिंग यानी फिल्म को रिलीज किया था और उसमें ISI का प्लेटफॉर्म में उन्होंने किया था। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि उनकी जो ये तीनों खान की एक है कि भाई आखिर में हमारी जो वास्तव में हमारी जो
स्फूर्ति स्थान है वो है दुबई। तो आपको याद है कि एक खान की जो बीबी ने कहा था कि मुझे डर लगता है इंडिया में लेने के लिए, तो कितनी हंगामा हुई थी। इस खुलासा से, टर्की का खुलासा से हमें मैंने इसको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि असलियत पता लग गया। टर्की हमारे देश के सख्त विरोधी हो गई है। पक्का मुसलमान, वो जो कहते हैं जिहादी मुसलमान की जो रूप ले रही है, और उन्होंने पाकिस्तान से भी अपना रिश्ता जुड़ा लिया और हिंदुस्तान को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। तो पलक झपकते ही किसी भी मौके को लपकने में बहुत माहिर सुब्रमण्यम स्वामी आमिर खान पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी आमिर खान का बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल राजकिशोर, राशिद अल्वी को भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। उनका कहना है कि भारत के रिश्ते तुर्की से उतने तल्ख नहीं है जितने चीन से हैं, इसलिए इस मुद्दे को तूल देना बिल्कुल ठीक नहीं। टर्की से न हमारी ऐसी दुश्मनी है जैसी चाइना से है, जैसी पाकिस्तान से है। अगर कोई अभिनेता टर्की की प्रथम महिला से मिल लेता है तो ये कयामत बरपा है। अडानी साहब चाइना जाके 20 जुलाई को 300 करोड़ डॉलर्स का एग्रीमेंट करते हैं, उसमें तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। उस पर सवाल उठाना चाहिए। भारत सरकार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उसके बाद डॉक्टर वैदिक प्रताप वैद पाकिस्तान गए और हाफिज सईद से घंटों मुलाकात की। आरएसएस ने सवाल उठाया, किसी मीडिया ने सवाल उठाया, क्यों नहीं उस पर सवाल उठा पाए? अगर वो सब देशद्रोही हैं तो आमिर खान भी देशद्रोही है, और अगर ये सब देशद्रोही नहीं है तो उस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी को भी आपने सुना, कांग्रेस के राशिद अल्वी को भी आपने सुना। तुर्की से आई आमिर खान की तस्वीर के बाद बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी आमिर खान पर हमला बोला है। बिल्कुल, और पर्दे की रानी लक्ष्मीबाई इस समय पर्दे से बाहर ज्यादा अपने जौहर दिखा रही हैं। उन्होंने आमिर खान के पुराने इंटरव्यू का सहारा लेकर आमिर की सहिष्णुता पर सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट किया, आमिर खान आप तो सबसे ज्यादा टॉलरेंट थे, आप कब से हिंदुइज्म के लिए इंटॉलरेंट हो गए। ये बड़ा हमला कंगना रनौत का। आगे वो लिखती हैं, हिंदू माताओं की संतानें जिनकी रगों में भी श्री कृष्ण और श्री राम का खून बह रहा है। सनातन धर्म, भारतीय सभ्यता, यहाँ की संस्कृति जिनकी धरोहर है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। आगे वो लिखती हैं, इस्लाम को क्यों फॉलो करेंगे, ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल कंगना रनौत आमिर खान के पुराने इंटरव्यू को कोट कर आमिर खान से पूछ रही हैं। और हम बता दें कि हमारे साथ वीएचपी के विनोद बंसल और राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता सारा शाह हलीम मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी मौजूद हैं। वीएचपी का रुख कर लेते हैं राजकिशोर पहले। बिल्कुल विनोद जी, सीधा सवाल आपसे मेरा ये है कि आमिर खान की टर्की के जो प्रथम नागरिक हैं उनकी पत्नी से मुलाकात में आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि भारत सरकार को नहीं हो रही है? और अगर एम्बेसडर ने टर्की के जो भारत में हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है तो क्या उनको भी वापस बुलाए जाने की मांग करेंगे आप? राजकिशोर जी, बातें बड़ी गंभीर हैं कि बात सिर्फ टर्की की नहीं है, बात सिर्फ उस देश की नहीं है जो हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल करता है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा दुश्मन की तरह खड़ा होता है, पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र के साथ खड़ा होता है, लेकिन साथ साथ एक विकृत मानसिकता का भी एक एक्सपोजर इस समय हुआ है। वो मानसिकता क्या है? जब वो सहिष्णुता की जो आर्टिफिशियल बयार बह रही थी, तो उस समय इनकी पत्नी को डर लग रहा था भारत में रहने में, इनके बच्चे भी डर फील कर रहे थे। लेकिन इनकी पत्नी जिनका मायका बेंगलुरु में है, उस बेंगलुरु में इस्लामिक जिहादी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं विनोद जी, और विनोद जी का घर फूंक देते विनोद जी, हैं, उस समय चुप रहते हैं। विनोद जी, आपकी बात जो है वो लगातार आप अतीत में जाते हैं, अतीत से लेकर वर्तमान को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दा तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात का है। इस मुलाकात में इतना आपत्तिजनक क्या है कि जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं?
राजकिशोर जी, जब मानसिकता की बात आती है तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी और वर्तमान सब कुछ देखना पड़ेगा, समग्र रूप से विचार करना पड़ेगा कि व्यक्ति कैसा है और उसकी मानसिकता क्या है, क्यों और कब क्या स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, ये जो अभिनेता और नेता, ये इस तरह के लोग होते हैं जो कि कभी भी एक शब्द भी अपने फायदे के अलावा बोल ही नहीं सकते। अच्छा, आप नेताओं को भी ले रहे हैं, नेचर होता है। ये दिलचस्प बात आपने की, आप नेताओं को भी जोड़ रहे हैं। कौन कौन नेता है, मैं उसमें ज्यादा दिलचस्पी है मेरी, जो अपने फायदे के लिए बात करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखिए अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो एक एक चीज को तौल करके बोलता है। मैं कहता हूँ ये अगर अभिनेता है तो किसने बनाए? भारत की जनता ने ना जी, कुछ टर्की की जनता ने तो अकेले नहीं बनाए। अगर भारत की जनता ने इनको अभिनेता बनाया है और इनको सिराकों पर बिठाया है तो कम से कम भारत की जनता का तो सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर इनकी जगह ये विनोद बंसल, मैं प्रणय का रुख करूंगी, विनोद बंसल, लेकिन मेरी टिप्पणी आपकी बात को लेकर यह भी है कि अगर यही मुलाकात अक्षय कुमार करते तो शायद विश्व हिंदू परिषद को इतना ऐतराज नहीं होता। प्रणय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आमिर खान की बात मैं आपसे करना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि आप विदेश मामले कवर करते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस देश में चर्च गिराकर मस्जिद बना दी जाती है, जिसकी असहिष्णुता की बात पूरी दुनिया में होती है, भारत की खुलकर वो खिलाफत करता है, वो देश आमिर खान को टॉलरेंट लगता है, तो सवाल तो खड़े होंगे। या सिर्फ महज इसको आप फिल्म का प्रचार मानते हैं? बिल्कुल शोभना, ये एक इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है और आमिर खान का जब तक जवाब नहीं आता, इस पे बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे कि आखिर वो अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए चीन ज्यादा क्यों जाते हैं, उनकी फिल्म 3 इडियट्स को चीन में या दंगल को चीन में इतना क्यों प्रमोट किया जाता है, वो इस्तांबुल क्यों जाते हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू से क्यों नहीं मिलते हैं और अर्दोगान की पत्नी से मिलते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आमिर खान ज्यादा बेहतर दे सकते हैं क्योंकि ये उनकी चॉइस है। लेकिन जहां तक तुर्की का सवाल है, निश्चित रूप से भारत और तुर्की के संबंधों में बीते कुछ समय के दौरान काफी बदलाव आया है। बदलाव इस लिहाज से कि तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान एक इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक अल्टरनेटिव लीडरशिप खड़ी करने की जो एक प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कहीं अंदर खाने चीन का भी इस बात को लेकर समर्थन है, कहीं जिस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड में एक मतभेद नजर आ रहे हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर एक तरफ खड़े नजर आते हैं, ईरान, मलेशिया, तुर्की अलग तरफ नजर आते हैं, जिस तरीके से तुर्की की तरफ से कश्मीर को लेकर बयानों का में तलखी बढ़ी है, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि भारत और तुर्की के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर राजनीतिक मतभेद बढ़े हैं। लेकिन अगर आप देखें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओसाका के अंदर जून यानी एक साल पहले ओसाका के अंदर दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री 2015 में अंतालिया गए थे तब भी मुलाकात हुई थी। तो राजनीतिक और राजनयिक स्तर पे डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं। लेकिन पब्लिक लाइफ में होने के कारण बहुत सारे लोग इस चीज का लिहाज करते हैं, परहेज करते हैं कि ऐसे में जबकि संबंध बहुत ठीक न हो, शायद यही कारण था कि जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में जाके गले मिलते हैं तो उसको लेके सवाल उठते हैं, क्योंकि एक संवेदनशीलता होती है जो भावनाओं से जुड़ी होती है और कला जगत से जुड़े हुए लोगों को लोग इस चीज का ज्यादा परवाह भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं। लेकिन अब आमिर खान ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया और उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, क्या वाकई में वो मंशा है जो बंसल जी कह रहे हैं जी, या कला जगत की है? प्रणय, लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू से तुलना करना, मेरे ख्याल से नवजोत सिंह सिद्धू एक राजनेता थे, वो एक्टर नहीं थे, पहली बात तो ये, और वो पाकिस्तान के उस जनरल के साथ में बैठे हुए थे जिसके हाथ में तमाम भारतीय सैनिकों का खून लगा हुआ था। हमारे साथ सारा जी भी जुड़ गई हैं, मैं सारा शाह हलीम की तरफ रुख करना चाहूंगा। सारा जी, अभी हमारे सहयोगी जो प्रणय बात कर रहे थे, मैं उसी सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा। इजरायल के राष्ट्रपति से ना मिलना और इस तरीके से भारत विरोधी माने जाने वाले लोगों से मिलना, चीन में जाना, ज्यादा अपना प्रचार करना, ये सब मौके तो आमिर खान भी अपने कुछ कर्मों से देते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये जो पूरा ये राइट विंग जो कट्टरपंथी जो ट्विटर पे जो इनको ट्रोल कर रहे हैं, उनकी मैं याददाश्त जो है, उनकी मैं याददाश्त फिर से इनको ये याद दिलाना चाह रही हूँ कि आमिर खान वही इंसान है जिन्हें महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा बाढ़ आई थी, जब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ड्राउट था, तब उनने जो है 3 जो गांव हैं उनको अपनाया था, अडॉप्ट किया था। तो ये भूले नहीं, और वो प्रोजेक्ट पानी में भी बहुत एक अहम हिस्सा निभाए हैं। और जितने भी आप देखिए समाज को लेके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने इनिशिएटिव्स रहे, उनका जो योगदान है उनको हम निकाल नहीं सकते। और बाकी जो चीजें हैं
वो पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि उनने कुछ साल पहले एक बयान दिया था और ये नहीं कहा था कि मैं जो हूँ इंडिया में महफूज नहीं फील कर रहा या मैं इनसिक्योर फील कर रहा। सायरा जी, मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है, आप उनकी अच्छी बातों का जिक्र यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन सवाल तो खड़ा होगा ना, आप उस देश के फर्स्ट लेडी से मिल रहे हैं जो हमेशा भारत का विरोध करता है। उस देश की फर्स्ट लेडी, आपको सहिष्णुता, उनमें टॉलरेंस दिखाई देती है, जहां पर चर्च तोड़कर मस्जिद बना ली जाती है, जहां संग्रहालय को मस्जिद में चेंज कर दिया जाता है। देखिए, सवाल तो खड़े होंगे ना। का कोई कमेंट नहीं करूंगी इस तरह का कुछ भी कम्युनल, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आमिर खान जी जो है ये इट इज वेरी अनफेयर जिस तरह की जो ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि आप देख लीजिए सबसे टॉप डोनेशंस, कोई भी इंडिया में कुछ भी अगर कोई इनिशिएटिव होता है तो सबसे पहले उनका योगदान जाता है, और वो एर्दोगन से मिले नहीं। अगर ऐसी बात है तो ये भारत सरकार बता दें कि हमारी नीति बन गई है कि तुर्की से, टर्की से कोई संबंध नहीं होंगे हमारे, ना व्यापार के ना डिप्लोमेटिक के। जैसे अभी चीन का ये ऐलान किया कि हमारे संबंध नहीं है, तो हम लोग जो है अपनी जो डिसीजन ट्विटर ट्रोल के मुताबिक लेंगे या सरकार एक बार ऑफिशियली ट्वीट करेगी कि हमारे जो है संबंध। वो तो उसमें तो एम्बेसडर जो हैं वो पक्ष में है आमिर खान के, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो सीधे रुक कर लेते हैं बंसल जी के पास। बंसल जी, सीधा सवाल फिर आपसे, अभी आमिर खान की जो बाइट हमने दिखाई जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, उसी चीज को लेकर कब तक ये मुद्दा आप बनाते रहेंगे, खासतौर से तब जबकि भारत खुद टर्की में बोस्फोरस फेस्टिवल आयोजित करा रहा है, जिसमें फिल्म फेस्टिवल भी है, नृत्य संगीत और एक तरीके से कला और संस्कृति का वहां पर समन्वय बनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीएचपी इस तरीके की जो हार्ड लाइन ले रहा है, वो आपको लगता नहीं कि राजनयिक संबंधों को नुकसान ज्यादा पहुंचा सकती है? नहीं, इसमें राजनीतिक संबंधों को कोई मतलब नहीं है जी। देखिए, राजनीतिक संबंध अलग चीज है, सरकारों के संबंध अलग चीज है, लेकिन बात यह है कि हमारे जो अभिनेता, हमारे जो नेता या हमारे जो जिनको हम सिर आंखों में बिठाते हैं, उनकी कृतित्व के ऊपर तो हमें विचार करना पड़ेगा ना जी। आज मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता के नाते अगर मान लो कोई ऐसी कोई हरकत कर दूं, मेरे से कोई गलती हो जाए, तो मुझे माफी मांगनी पड़ेगी ना समाज में आकर के, कि मैंने या तो मेरे बारे में कोई दुष्प्रचार किया जा रहा है, या मैं अपने आप को क्लैरिफाई करूंगा भाई ये मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन ये आमिर खान जो है ना, जब भी कोई फिल्म रिलीज होने को होती है, तब उस तरह की कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ये हाइप क्रिएट करना चाहते हैं। यही तो बंसल जी मैं कह रहा हूँ, बंसल जी यही तो मैं बात कह रहा हूँ, बंसल जी यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती, वो कोई मुद्दा छोड़ देते हैं, उस छुरछुरिया को आप जलाते घूमते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सारा शाह हलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सारा जी, विनोद बंसल साहब को लगता है कि आमिर खान को माफी मांगनी चाहिए, वो एक अभिनेता है और देश को रिप्रेजेंट करते हैं जब वो देश से बाहर निकलते हैं, आपका क्या मत है? देखिए, बात यह है कि उनने एर्दोगन से तो उनकी मुलाकात हुई नहीं, उनकी फर्स्ट लेडी से हुई है, और उनकी जो मुलाकात है कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। वो एक बेसिक आदमी का कॉमन सेंस होता है कि वो किसी मुल्क में, किसी देश में अगर शूटिंग कर रहे हो तो कहीं भी किसी भी फर्स्ट लेडी की तरफ से कोई न्योता आता है या दावत आती है, इनवाइट आता है, और उसको नकारे नहीं, ये बेसिक कर्टसी होती है, प्रोटोकॉल होता है। और आमिर खान एक जेंटलमैन है, वो कोई राजनीति या राजनीतिक उनसे कोई मतलब नहीं, उनको सोशल मुद्दों से मतलब है। आप देख लीजिए, चाहे ये जो महाराष्ट्र में जो वाटर, पानी का जो प्रोजेक्ट था, उसमें कितने बड़ा योगदान उन्होंने दिया। आप देखिए, मुल्क के कितने भी सामाजिक इश्यूज हुए हैं, उनका योगदान सबसे आगे रहा है। तो अगर हम किसी का नाम उछालें और हम लोग कुछ सांप्रदायिकता के उनका शासन करें क्योंकि उनका नाम खान है, तो ये गलत बात होगी। इट विल बी अनफेयर टू द पर्सन जो ने इतना साल लगा लिए और वो देश की भी इतनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, और वो फर्स्ट लेडी से मिले थे, वो एर्दोगन से नहीं मिले थे। माना अभी शायरा जी, इसमें थोड़ी सी आपत्ति है मेरी। शायरा जी, विषय आपने जो कहा, आपने कहा कि एक आपने सरनेम का जिक्र किया और आपने कह दिया कि सिर्फ उस सरनेम की वजह से ये विवाद हो रहा, तो उस सरनेम की वजह से उनको लोकप्रियता भी मिली होगी, अगर इसको हम मान लें। खैर,